हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बीए बीएससी 6 सैम डायनेमिक्स मैथ, जिसमें मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करवा दी है। अगर आप में से किसी ने भी कोई भी वीडियो नहीं देखी अब तक चैप्टर नंबर 1 की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायनेमिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके जो भी वीडियो रहती है वो देख सकते हो। आज से हम जो स्टार्ट करेंगे 1.3 का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज इन इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। 1.3 में जो हम कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे वो कैसे हैं? इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स हैं। बता दूंगी मैं अभी कि कौन से होते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। 1.2 में क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है? टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो सपोज ये आपकी कर्व है, ये पॉइंट ए है, ये एक्स एक्सिस है, ये टेंजेंट है, ऐसे ये एंगल बना रही है थीटा, ये आपका पॉइंट है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है आपका बी विच इज एस साइड। देखो इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है कि कर्व पे एक फिक्स पॉइंट इस तरह से लेना है कि किस तरह से लेना है कि जब हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और ये एस क्या है, यहाँ पे इसकी आर्क लेंथ है, और साई क्या है, जो एंगल है, ये जो एंगल है यहाँ पे क्या बनेगा, साई बनेगा, ठीक है। क्या होते हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट? एक कर्व पे एक ऐसा फिक्स पॉइंट जिस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल हो, जिसकी आर्क लेंथ एस हो, और जो एंगल है वो क्या हो, साई हो। इतनी बात क्लियर है? ये तो होगी इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट की बात। अब हमें क्या करना है? हमें करना है आर्टिकल किसका? टेंजेंशियल वेलोसिटी का। उसमें भी इसका यूज़ होगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखो उसका डायग्राम हम समझते हैं। कैसे है इसका डायग्राम? ये आपका कर्व है ऐसे, ये लेट्स से पॉइंट ए है, ये आपकी एक्सिस है, यहाँ से ये टेंजेंट है ऐसे विद एंगल साई, ये ऐसे है साई प्लस डेल्टा साई, ठीक है। देखो ये वाला पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q। एक्चुअल में तो जो ये P और Q पॉइंट, ये Q पॉइंट है वो P के जस्ट नेक्स्ट है। जैसे अब तक हम हर किसी आर्टिकल में करते आए हैं, इसको हमने दूर सिर्फ इसीलिए लिखा होता है ताकि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं, ताकि हमें डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। ये एंगल भी साई है। अब क्योंकि Q इसके पास है तो हमने रिप्रेजेंट इस तरह से कर रखा है कि इनके बीच में इतना गैप है कि साई प्लस डेल्टा साई यहाँ है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल पास में, ठीक है। ओके, ये आपका पॉइंट Q है, ये कर्व है इस तरह से, ये ऐसे टेंजेंट है और एक ऐसे टेंजेंट, ठीक है। आप अगर इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो आपकी बुक में ना डायग्राम क्लियर बना रखा है। कैसे? ये आर्क है, ये ऐसे आर्क है, ये आपकी एक्सिस है, ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। एक तो P पॉइंट से टेंजेंट देखो, P पॉइंट से टेंजेंट तो ये रही, और एक टेंजेंट ये रही। इसमें एक टेंजेंट ऐसे बना रखी है और एक टेंजेंट ऐसे बना रखी है। मैं आपको ये वाला डायग्राम समझा देती हूँ। मेन इसमें डायग्राम ही समझ में आना चाहिए। देखिए ये आपकी एक्स एक्सिस और से लेके एक्स तक, ठीक है। ये हो गया आपका कर्व का ये वाला पॉइंट है, और इस कर्व पे ये है पॉइंट P। तो जो टेंजेंट पास करनी है ना, वो समझने के लिए हमने इस टेंजेंट को ऐसे पास कर लिया। ये टेंजेंट होगी और जो दूसरी टेंजेंट है उसको ऐसे पास कर लो। ये पॉइंट Q मान लो और ये Q से इस तरह से पास करा दो। तो ये टेंजेंट, जैसे ये वाली टेंजेंट हमने बनाई थी यहाँ पे, ये साई एंगल बना ली थी। अब इस डायग्राम में मैंने इसको टेंजेंट बनाया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, साई, और ये वाला एंगल कितना होगा, साई प्लस डेल्टा साई, ठीक है। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। एक्चुअली में ये बिल्कुल पास पास है, बट हमने शो करने के लिए इस तरह से ये बना रखी है। ये वाला आपका एंगल है, ये एंगल बना रहा है जो, ठीक है।
अब देखो इस पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसका नाम मान लो कि क्या है, एम है। पी जो आर्क लेंथ है वो एस है, क्यू की जो आर्क लेंथ है वो ये है, इसकी तो आर्क लेंथ है एस और साई, और क्यू की क्या होगी एस प्लस डेल्टा एस और साई प्लस डेल्टा साई, ठीक है। क्यू की ये होगी। डायग्राम समझ में आ गया। एक्चुअल में ये पॉइंट पास है, इस बात का ध्यान रखना, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। अब देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी क्या, एक्चुअल में वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यही होती है। मुझे क्या निकालनी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो वो क्या होगी, लिमिट टी टेंड्स टू द ज़ीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू द ज़ीरो, और डिस्प्लेसमेंट होती है ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर हम सिर्फ वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख देती मैं, बट टेंजेंशियल वेलोसिटी में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट। ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट, और डिवाइड में टाइम क्या रहेगा, डेल्टा टी। यहाँ देखो टेंजेंट की अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ध्यान से देखना, टेंजेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट पी एम नहीं है, ये आपकी टेंजेंट है, इसके अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो पी एम तो है, तो टेंजेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है, पी एम, और डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब बस यही स्टेप सीखने का है कि पी एम को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये आपकी पी एम है, दो चीज़ होती है, आर्क की लेंथ और एक होती है कोड। कोड को हम कैसे बनाते हैं, अगर ये ऐसे है तो पी से क्यू आपकी क्या होती है, कोड होती है, ठीक है। मुझे क्या निकालनी है, पी एम की वैल्यू निकालनी है, तो मैं पी एम को लिख सकती हूँ कि क्या है, ये कोड पी क्यू के इक्वल है। पी एम को मैं लिख सकती हूँ क्या है, ये कोड पी क्यू के इक्वल है। तो पी एम को हम क्या लिखेंगे, पी एम को हम क्या लिखेंगे, कोड पी क्यू इंटू कॉस थीटा। देखो जैसे ये पी एम है, ये ट्रायंगल बन गई ना आपकी, एक तरह से इसको ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हो आप। इस लाइन को अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दो, देखिए तो पी क्यू एम एक ट्रायंगल बन गई, पी क्यू एम एक ट्रायंगल बन गई। मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है पी एम की वैल्यू, हमें पी एम निकालना है। ये देखो ये परपेंडिकुलर है, बता देती हूँ मैं कैसे हुआ ये, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एम, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि पी एम बाई पी क्यू किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के इक्वल होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि बी बाई एच कोस थीटा होता है। इसमें बेस कौन है, पी एम है बेस, और बी बाई एच हाइपोटेनस कौन है, पी क्यू, यानी कि पी एम बाई पी क्यू इक्वल टू कोस थीटा। तो पी एम को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी क्यू कोस थीटा। तो पी क्यू क्या है, देखो इस शेप से मैंने आपको समझाया ना, पी क्यू क्या होती है, कोड। पी क्यू क्या है, कोड। ये जो चीज़ है ये तो है आर्क लेंथ, यानी कि ये तो आर्क लेंथ है, और ये क्या है, कोड। तो पी क्यू को मैं लिख सकती हूँ कि पी क्यू क्या है, कोड है, क्या है, कोड। तो पी क्यू कोड इंटू कोस थीटा। क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पर पी एम को क्या लिख दिया, पी क्यू कोड इंटू कोस थीटा डिवाइड बाई डेल्टा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो एक स्टेप यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, कॉड पी क्यू है ना, कॉड पी क्यू, इसको डिवाइड करेंगे आर्क, मतलब इस पूरी टर्म को ना हम आर्क पी क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और आर्क पी क्यू से ही क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्या किया हमने, ये जो पी क्यू आपकी आर्क है ना, आर्क ये वाली आर्क, उससे हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, और उससे ही क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा रिजल्ट निकल सके, ठीक है। तो देखो आर्क पी क्यू किसके इक्वल होगा, आर्क पी क्यू किसके इक्वल होगा, डेल्टा। हमने क्या मान रखी है, इस पी क्यू की जो, ये देखो अभी बताती हूँ मैं आपको, ये पूरा आर्क है, हमने मान रखा है कि पी की तो आर्क लेंथ है एस, क्यू की आर्क लेंथ है एस प्लस डेल्टा एस। मुझे निकालनी है पी क्यू की आर्क लेंथ, तो वो क्या होगी, डेल्टा एस नहीं होगी। क्यों, क्योंकि क्यू पॉइंट एक तो इसके बिल्कुल नियर बाय है, कहा था ना मैंने आपको, क्यू पॉइंट इसके बिल्कुल नियर बाय है। तो अगर नियर बाय है तो पी और क्यू के बीच में कोई जो डिफरेंस है वो डेल्टा साई का ही तो है। ये एस है, ये एस प्लस डेल्टा एस, साई गलती से बोल दिया, ये एस है, ये एस प्लस डेल्टा एस है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, डेल्टा एस हुआ। तो आर्क पी क्यू को मैं लिख सकती हूँ क्या, डेल्टा एस, और डिवाइड बाई डेल्टा टी तो है ही, और कॉस थीटा भी है। उसके बाद ये बच गया, देखो ये क्या है, कॉड पी क्यू डिवाइड बाई आर्क पी क्यू, कॉड पी क्यू। अब देखो हम क्या लेके चलेंगे, जब थीटा हमारा बहुत स्मॉल है, जब हमारा थीटा ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, जब थीटा ज़ीरो है, इनिशियल कंडीशन की बात करेंगे, जब थीटा ज़ीरो है तो कोस थीटा तो किसको टेंड कर जाएगा, 1 को। जब थीटा
ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो कितना बन जाएगा 1, कॉस यहाँ पे अगर मैं ज़ीरो रखूँगी तो कॉस ज़ीरो 1 बन जाएगा। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, इसमें टी टाइम ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ये क्या बन जाएगी डी एस बाई डी टी बन जाएगी। और जब टाइम भी ज़ीरो है और थीटा भी ज़ीरो है तो कॉड पी क्यू बाई आर पी क्यू किसके इक्वल बन जाएगा 1 के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि कॉड क्या है ये है, आर क्या है ये है, तो क्यू पॉइंट एक्चुअल में बिल्कुल इसके पास है। तो पी क्यू की कॉड और पी क्यू की आर को अगर आप डिवाइड करोगे तो वो किसकी इक्वल आएगी 1 के इक्वल आएगी, वो भी नियर बाई सेम हो जाएगी इसीलिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी 1, इसकी जगह क्या लिखूँगी 1, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या बन जाएगा डी एस बाई डी टी, और कॉस ज़ीरो भी क्या बन जाएगा 1। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ डी एस बाई डी टी। तो ध्यान रखना हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है डी एस बाई डी टी। जैसे वहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल होती थी डी आर बाई डी टी की इक्वल होती थी, यहाँ पर क्या चेंज आया सिर्फ डी एस बाई डी टी का चेंज आया। ठीक है, क्लियर है। जैसे हमने पीछे आर्टिकल्स में किया कि जब हम टेंजेंशियल निकालते हैं और नॉर्मल निकालते हैं तो उनमें क्या फ़र्क रहता है, सिर्फ और सिर्फ कॉस को हमें साइन में चेंज करना होता है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल का आर्टिकल करेंगे तो उसमें डायग्राम क्या होगा, डायग्राम चेंज हो जाएगा। अभी करके दिखाती हूँ मैं आपको, डायग्राम अलग हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। सेम कैसे, कॉस सिर्फ और सिर्फ साइन में चेंज हो जाएगा, बाकी बिल्कुल सारा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें डायग्राम में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है, नॉर्मल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अभी हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए क्या लिखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग टेंजेंट, नॉर्मल वेलोसिटी के लिए क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्मल। तो देखो इसमें नॉर्मल कौन है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इसमें नॉर्मल लाइन कौन सी है क्यू एम है। तो इसका मतलब पी एम की जगह कौन आ जाएगा क्यू एम आ जाएगा, पी एम की जगह कौन आ जाएगा क्यू एम। तो क्यू एम को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। तो हम क्यू एम को कैसे लिखेंगे, जैसे अभी हमने ये निकाला, क्यू एम को अगर आप लिखना चाहोगे क्यू एम बाई पी एम किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा की इक्वल आएगा, क्योंकि क्यू एम क्या है, ये ऐसे होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पी बाई एच, पी क्या है इस क्वेश्चन में क्यू एम है, और एच हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू आएगा। ठीक है, क्यू एम बाई पी क्यू किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा की इक्वल आ गया। क्यू एम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से क्यू एम को मैं क्या लिख सकती हूँ पी क्यू साइन थीटा लिख सकती हूँ। अगेन पी क्यू क्या है, इसकी कोड है, तो क्यू एम को मैं क्या लिख सकती हूँ पी क्यू कोड साइन थीटा। चेंज क्या आएगा, देखिए सिर्फ ये चेंज आएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी की जगह जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी नॉर्मल वेलोसिटी, जो लिमिट्स होंगी वो डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो ही रहेंगी। और इसमें यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग नॉर्मल और डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो हमारा जो डायग्राम है उसमें हमने ऐसे बना रखा है, इसको पी पॉइंट ले रखा है, इसको क्यू पॉइंट ले रखा है, इसको ऐसे मैच कर रखा है। ठीक है, और ये इस पे ऐसे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो है ओके। ये इसकी आर्क लेंथ है और ये ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, ऐसे है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप इस ट्रायंगल में पी क्यू एम में क्या निकालोगे, क्यू एम की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी पी क्यू साइन थीटा आएगी। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन है, नॉर्मल के अलोंग क्यू एम है, तो हम क्या लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो क्यू एम बाई डेल्टा टी, और क्यू एम को हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमने क्या स्टेप परफॉर्म किया था, एक मिनट, पी क्यू को दोबारा से हम क्या लिखेंगे पी क्यू कोड इनटू साइन थीटा डिवाइड बाय डेल्टा। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी, पी क्यू कोड को डिवाइड करेंगे किससे, पी क्यू आर्क से, और यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू आर्क से डिवाइड बाय डेल्टा टी और साइन थीटा। तो वही सेम बात, जब थीटा यहाँ ज़ीरो को अप्रोच करेगा, जब थीटा यहाँ ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो जब थीटा स्मॉल होता है ज़ीरो को अप्रोच करता है तो कोस थीटा तो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, और जो साइन थीटा होता है वो हमेशा क्या बन जाता है 0। ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो साइन थीटा कितना बन जाएगा 0। तो देखो जब साइन थीटा 0 बन जाएगा, साइन थीटा 0 बन गया तो ये सारा वेक्टर ख़त्म नहीं हो गया,
साइन थीटा 0 बन गया। तो इसका मतलब सारा कुछ सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। इट मीन्स वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर सिर्फ टेंजेंशियल वेलोसिटी का ही कंपोनेंट है, नॉर्मल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है ही नहीं। समझ में आ गई मेरी बात, क्या समझाया मैंने, क्या पढ़ा अब तक हमने? टेंजेंशियल वेलोसिटी की वैल्यू ds/dt और नॉर्मल वेलोसिटी 0, बस ये बात ध्यान रखना। उसके बाद 2 टॉपिक किसके हैं, एक्सेलरेशन के हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। उसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम। हाँ जी, कर ही लेते हैं इस वीडियो में, छोटा सा ही टॉपिक, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इस वीडियो में कवर कर लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल दोनों। देखो डायग्राम बनाएंगे सेम वही इसमें भी, तो डायग्राम समझते हैं पहले। ये आपका कर्व है, ये कर्व का पॉइंट है ए, ये आपकी एक्सिस है ऐसे, यहाँ पॉइंट है पी, ये पी पॉइंट से ऐसे टेंजेंट है, जो एंगल बना रहा है साई। उसके बाद एक तो ये टेंजेंट हमने ये बना दिया, एक टेंजेंट ऐसे बना लो जो इस आर्क को टच करता हुआ जाए ऐसे, ठीक है। ये बनाएगा साई प्लस डेल्टा साई, और इस पॉइंट का नाम दे दो क्यू। एक्चुअल में पी और क्यू पास पास हैं, शो करने के लिए इस तरह बना, ठीक है। इसकी वेलोसिटी मान लो क्या है, v है, तो इसकी क्या हो जाएगी, v प्लस डेल्टा वी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, ये क्या है आपका नॉर्मल है, ओके। ये क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है आपकी वेलोसिटी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी जा रही है, ये आपकी वेलोसिटी है कौन सी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये क्या है, नॉर्मल। अभी बताऊंगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। मतलब अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी हो तो हम इसके बीच में रिजल्टेंट बना सकते हैं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, नॉर्मल और उसका स्क्वायर होती है। तो हम इसके बीच में यहाँ एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, कन्फ्यूज हो जाओगे, छोड़ो इसको। इतना देखो, इसकी वेलोसिटी v है, ये v प्लस डेल्टा v है। देखो अब ये अगर एंगल डेल्टा साई है, ये अगर एंगल डेल्टा साई है, तो ये वाला एंगल भी डेल्टा साई नहीं हो जाएगा। इस एंगल को मैं क्या लिखूँगी मैं, सॉरी देखिए, ये क्या है साई, ये क्या है साई प्लस डेल्टा साई। ये ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाओ कि एक्सटीरियर एंगल का सम, यानी कि साई प्लस डेल्टा साई का सम किसके इक्वल होगा, साई प्लस इसको कुछ भी मान लो अल्फ़ा की इक्वल होगा, यही होती है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साई प्लस डेल्टा साई माइनस साई इक्वल टू अल्फ़ा। साई से साई कट गया, यानी कि अल्फ़ा क्या आ गया, डेल्टा साई। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये क्या बनेगा, डेल्टा साई बनेगा। तो अगर ये डेल्टा साई है तो ये भी इतना बनेगा, डेल्टा साई। क्लियर है डायग्राम, समझ में आ गया। अब आ जाओ इस पर, यहाँ पर जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है किसकी, ए पी की। ए पी की जो आर्क लेंथ है उसको मान लो आर, और आर्क लेंथ ए से लेकर क्यू तक की, ए से लेकर क्यू तक की मान लो आर प्लस डेल्टा, ठीक है। देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, change in tangential velocity divide by delta, ठीक है। जो एक्सेलरेशन वाले होते हैं ना उसमें हमें कंपोनेंट को रिजॉल्व करना पड़ता है। आपने 1.2 में भी देखा होगा, और यहाँ पे भी हम कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। देखो कैसे, टेंजेंट के लॉन्ग कौन से कंपोनेंट है देखना। एक तो ये v है, v भी टेंजेंट है, एक ही v प्लस डेल्टा v है। अब देखिए क्या v को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। v को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। v कॉस रिजॉल्व करे बिना, देखो ये कंपोनेंट है इसका, एक तो v क्या v के साथ, v इस लाइन पे है, इस टेंजेंट पे है, तो इसका एंगल कितना है, 0। तो जब हम इसमें रिजॉल्व करते हैं टेंजेंशियल में तो कॉस लेके चलते हैं, और जब नॉर्मल में रिजॉल्व करते हैं तो साइन लेके चलते हैं। यानी कि v के साथ क्या एंगल आएगा, कॉस ऑफ 0 आएगा, कॉस ऑफ 0 आएगा।
और v किस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो v कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। दूसरा क्या है, v प्लस डेल्टा वी, v प्लस डेल्टा वी है, तो ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा साई नहीं बना रहा, ये इसके साथ, इस टेंजेंट के साथ, इसके साथ देखो कितना एंगल बना रहा है, डेल्टा साई एंगल बना रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, v प्लस डेल्टा वी और कोस डेल्टा साई, समझ में आ गया। तो इसका मतलब प्लस v प्लस डेल्टा वी और इसके साथ कॉस ऑफ डेल्टा साई, ये कॉस डेल्टा साई वगैरह ना ठीक लिख लेना, जल्दी जल्दी में होता है मैं गलत लिखूँ, ठीक है। इसको मैं साइन करके लिख लेती हूँ, क्या बनेगा, ये v प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा साई और माइनस v कॉस जीरो डिवाइड बाई डेल्टा टी, ठीक है। कॉस जीरो कितना होता है 1, तो ये क्या बन जाएगा v, यानी कि v प्लस डेल्टा वी कॉस डेल्टा साई माइनस v डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो v से v तो कट गया, बचा क्या आपके पास, डेल्टा v से v कट हो जाएगा ना, v प्लस डेल्टा वी कॉस साई माइनस, हाँ जी ठीक है। बचेगा क्या आपके पास, डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी और कोस डेल्टा साई, ठीक है। देखो अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा p और q नियर बाय पॉइंट है, तो ये जो डेल्टा साई है ये किसको अप्रोच करेगा, हमारा एंगल बिल्कुल जीरो को अप्रोच करता है। तो हम क्या कहते हैं कि कोस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे थीटा इसका काम कर रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। हम क्या लिखेंगे कि जब हमारा थीटा साई बहुत स्मॉल है तो कोस थीटा साई किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा, यानी कि सिर्फ क्या बच जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये बच जाएगा। क्या बच जाएगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी और यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू 0, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वी बाई डी टी नहीं लिख सकती हूँ, है ना, लिख सकते हो ना डी वी बाई डी टी। यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में कि कॉस डेल्टा साई 1 को अप्रोच कर रहा है। अभी देखो आपने वेलोसिटी का आर्टिकल किया, टेंजेंशियल वेलोसिटी को मैं v से रिप्रेजेंट करूँगी, किसकी इक्वल आई थी, डी वी बाई डी टी की इक्वल आई थी, सॉरी डी एस बाई डी टी की इक्वल आई थी। अभी हमने आर्टिकल निकाला पीछे, नॉर्मल वैल्यू तो 0 थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी किसकी इक्वल थी, डी एस बाई डी टी की इक्वल थी। यहाँ पे v है, ये तो आ गया हमारे पास, एक ही वैल्यू तो आ गई है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो वैसे ले सकती हूँ ना, इस v की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, डी एस बाई डी टी पुट कर सकती हूँ, यानी कि डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ उसको मैं, है ना, करा जा सकता है ऐसे। और एक ये वैल्यू बन गई। और हमने क्या वैल्यू निकाली अभी, ये डी वी बाई डी टी निकाली है वैल्यू। इस टर्म को क्या करो, डी वी बाई डी टी है ना, इसको डी एस अगर मैं मल्टीप्लाई और डी एस से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, डी वी बाई डी एस और डी एस बाई डी टी बन जाएगा। डी वी बाई डी एस किसके इक्वल होगा, डी वी बाई डी एस की तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन डी एस बाई डी वी किसके इक्वल होगा, वी के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के 3 वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डी वी बाई डी टी, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर और वी डी वी बाई डी एस। कितनी वैल्यूज़ कर सकते हो, 3 वैल्यूज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हो। समझ में आ गया क्या बोल रही हूँ मैं। हमने क्या किया, डी वी बाई डी टी था, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी एस कर दिया। एक बार डी वी के नीचे डी एस लिख लो और डी एस के नीचे डी टी लिख लो। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है, वही होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी, भी बताया मैंने आपको यहाँ पे। तो क्या आ गई, वी डी वी बाई डी एस। तो इसमें तो टी है, इसमें एस है और इसमें वी है। तो हम अब ये हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर हमें किसी क्वेश्चन में वी का स्क्वायर चाहिए तो हम इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करने से वी का स्क्वायर बनेगा। अगर हमें किसी क्वेश्चन में आंसर वी की टर्म्स में नहीं चाहिए तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में हमें आंसर एस के टर्म्स में नहीं चाहिए तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की 3 वैल्यूज़ होती हैं, डी वी बाई डी टी भी होती है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर भी होती है, वी डी वी बाई डी एस भी होती है। समझ में आ गया, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क होगा कि चेंज इन नॉर्मल वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो उसमें क्या फ़र्क रहेगा, v प्लस डेल्टा वी, यहाँ पर हो जाएगा साइन। तो जब साइन अप्रोच करेगा 0 को तो साइन 0 तो 0 बन जाएगा, यानी कि ये कॉम्पोनेंट आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लिख देती हूँ मैं बड़ी यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन।
नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन नॉर्मल वेलोसिटी डिवाइड बाय डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या था हमारे पास, v प्लस डेल्टा वी, कॉस की जगह हो जाएगा साइन, यानी कि साइन ऑफ डेल्टा साई माइनस वी साइन ऑफ 0 डिवाइड बाय डेल्टा। ठीक है, तो जब ये 0 को अप्रोच करेगा, जब डेल्टा हम कहेंगे कि डेल्टा साई बिल्कुल 0 को अप्रोच करेगा तो साइन 0 आपका 0 बन जाता है, तो ये वेक्टर तो खत्म हो जाएगा। बचेगा आपके पास सिर्फ क्या, इसमें नहीं, ये वाला भी 0 को अप्रोच करेगा ना, साइन 0 0 बन जाएगा। बचेगा आपके पास ये वाला वेक्टर v प्लस डेल्टा वी साइन ऑफ डेल्टा साई माइनस 0, ये तो 0 खत्म हो गया, और डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, हाँ जी। अब हम वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे कॉस साइन और कॉस वाला ही। जब ये नियर बाय होता है, जब डेल्टा थीटा थीटा के इक्वल होता है तो कॉस थीटा तो 0 बन जाता है, कॉस थीटा तो 1 बन जाता है, और साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है ना, यही होता है ना। तो क्योंकि पी और क्यू नियर बाय है तो ये डेल्टा थीटा बिल्कुल बहुत छोटा है, हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये साइन डेल्टा थीटा, ये जो साइन डेल्टा थीटा साई है किसको अप्रोच करेगा, डेल्टा साई को अप्रोच करेगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, v प्लस डेल्टा वी, और ये क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा साई, और डिवाइड बाय इसकी डेल्टा टी, ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इनिशियली क्या होगा, अब हमारे पास लिमिट भी क्या है, t टेंड्स टू 0 है, तो जब डेल्टा t 0 को टेंड करेगा, जब डेल्टा t 0 को टेंड करेगा मतलब टाइम बहुत कम, इनिशियली की बात हो रही है, तो ये q पॉइंट बिल्कुल इस p पॉइंट के पास होगा, q पॉइंट बिल्कुल p पॉइंट के पास होगा। तो ये जो डिफरेंस है इनका, ये जो आग का डिफरेंस है v प्लस डेल्टा v और v का, ये कितना रह जाएगा, ये v प्लस डेल्टा v भी किसको अप्रोच कर जाएगा, v को अप्रोच नहीं कर जाएगा, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, q की वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v। तो जब q पॉइंट p पॉइंट के पास आ गया, कह दो कि q पॉइंट p पॉइंट ही बन गया, तो ये v प्लस डेल्टा v खत्म हो गया, क्या बन जाएगा, v नहीं बन जाएगा क्या। तो जब डेल्टा t 0 को अप्रोच करेगा तो q जो है वो v को अप्रोच करेगा, तो v प्लस डेल्टा v को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे v लिखूँगी, और d ये डेल्टा साई बाय डेल्टा टी में जब लिमिट t टेंड्स टू 0 करोगे तो इसको आप लिख सकते हो ना, d साई बाय डी टी। ठीक है, लिख सकते हो d साई बाय डी टी। अब क्या करो, इसमें एक स्टेप करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एस करो, तो ये क्या बन जाएगा, d साई बाय डी एस और डी एस बाय डी टी। तो ये क्या बन जाएगा, d साई बाय डी एस आपका क्या है, इसको लिख सकते हैं हम v स्क्वायर बाय डी एस बाय डी साई। देखो डी एस बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है कौन सी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा v, ये तो v है ही, ये d साई बाई डी एस है, ये है v, तो ये तो v का स्क्वायर बन गया। और v के स्क्वायर को मैं इसको d साई बाई डी एस को नीचे ले आऊँगी तो डी एस बाई डी साई नहीं बन जाएगा, और ये किसके इक्वल होता है, ये रो के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना, ये हमने कैलकुलस में पढ़ा था कि रो किसके इक्वल होता है, डी एस बाई डी साई के। याद रखना ये फॉर्मूला हमेशा बहुत क्वेश्चन में यूज़ होगा, रो की वैल्यू डी एस बाई डी साई क्या होती है, रो की वैल्यू डी एस बाई डी साई। ठीक है, और अगर इसमें आपको वो निकालना हो, डायरेक्शन या फिर एंगल निकालना हो, तो टेंजेंट अल्फा इसमें किसके इक्वल रहेगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, उसके बाद एक और छोटी सी बात है कि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, ये एक सर्कल का ही एग्जाम्पल होती है, ये एक सर्कल का ही एग्जाम्पल होती है। तो जो स्ट्रेट लाइन की केस में रो की वैल्यू होती है ना, स्ट्रेट लाइन की केस में रो की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना, ये आपके क्वेश्चन में यूज़ होगी। और वैसे जो रो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसकी जो रेडियस है वो क्या है, इनफाइनाइट। क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, अगर आप सर्कल बनाओगे तो इसकी ये रेडियस तो बढ़ती जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट इसकी रेडियस है।
तो एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो एक ऐसे सर्कल को रिप्रेजेंट करती है जिसकी रेडियस होती है इनफाइनाइट। तो जो रो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो स्ट्रेट लाइन की जो रेडियस है वो क्या है, इनफाइनाइट। तो जो स्ट्रेट लाइन की रो होगी वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और अगर क्वेश्चन में आपको सर्कल की पर्टिकुलर रेडियस दे रखी है कि स्मॉल आई या स्मॉल डी या फिर स्मॉल कुछ भी दे रखा है, तो रो की वैल्यू उसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होगा। ओके, तो ये था आपका 1.3 का कंसेप्ट, जिसमें 4 आर्टिकल थे। नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये चैप्टर नंबर 1 के ना लास्ट कंसेप्ट था। उसके बाद 1.3 है। तो चैप्टर नंबर 1 में ऐसे ऐसे हमने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे हैं, जैसे कि रेडियल एक्सेलरेशन, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, या फिर 1.1, यानी कि जैसे 4 इसमें है, 1.2 में भी ऐसे 4 हो गए, इस तरह से है ना। अब फिर इनको 2 मान लो कि एक्सेलरेशन की 2 आर्टिकल, एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, ऐसी उसमें भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। तो इनमें से एक किसी ना किसी के आने के चांसेस हमेशा रहते हैं। एक्सेलरेशन वाला थोड़ा ज़्यादा होता है, वेलोसिटी वाले में इतना नहीं करना होता, तो इनके चांस ज़्यादा है एक्सेलरेशन वालों के आने के। ठीक है, इसीलिए आपको ये करवाए हैं। और अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा तो ये बात तो आपको भी क्लियर होगी अब तक तो, कि आपको क्वेश्चन नहीं पता चलेंगे। मैं अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख दूंगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी ds/dt है, तो आप भी सोचोगे ना कि कैसे आई है। तो इसीलिए आपको ये आर्टिकल्स पहले कराए जाते हैं। ओके, तो इसको साथ साथ कर लो जितना भी करवा रही हूँ मैं। और ये मत कहा करो कि ये चैप्टर करवा दो पहले, ये चैप्टर करवा दो। ये जो बुक है ये ऐसे समझने की नहीं है, ये लाइन वाइज करोगे तभी समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।